हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे सवालात के ऊपर बात करेंगे जो यूपी टीजीटी, यूपी जीआईसी, झारखंड पीजीटी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल की तरफ बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि हुस्न था पर्दे तजरीद में सबसू आज़ाद, तालिबे इश्क हुआ सूरत इंसान में आ। ये किस शायर का शेर है? क्या नुसरती का है, वजही का है, सिराज औरंगाबादी का है या वली दक्कनी का है? तो दोस्तों, ये शेर किसका है? वली दक्कनी का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दूसरे सवाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है कि किसने दीवाने गालिब को नई नस्ल की इंजील कहा है? किसने दीवाने गालिब को नई नस्ल की इंजील कहा है? क्या आले अहमद सुरूर ने कहा है, एहतशाम हुसैन ने कहा है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, या अब्दुल रहमान बिजनौरी ने? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, इसी PYQ सीरीज़ में दीवाने गालिब के मुतालिक सवाल आया था कि किसने दीवाने गालिब को इल्हामी किताब कहा है। तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान बिजनौरी थे, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की दो मुक़द्दस किताबें हैं, दो इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवाने गालिब है। तो क्या है कि अब्दुल रहमान बिजनौरी ने दीवाने गालिब को इल्हामी किताब कहा है, लेकिन दीवाने गालिब को नई नस्ल की इंजील कहने वाले हैं वो हैं मोहम्मद हसन है। कौन है? मोहम्मद हसन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 3 में है कि मकर शायराना किसके कलाम की अहम खूबी है? तो दोस्तों, वह किसके कलाम की अहम खूबी है? मोमिन खान मोमिन की है। मोमिन खान मोमिन की है, जिनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। और इनका इंतकाल 1852 ईस्वी दिल्ली में ही होता है। मोमिन खान मोमिन की शायरी में क्या मकर शायराना के वस्फ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? वह कौन है? मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। यहाँ पे भी एक शेर दिया जा रहा है और उस शेर के खालिक के बारे में पूछा जाएगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला। ये शेर किसका है? क्या नासिख का है, आतिश का है, या गालिब का है, या सौदा का है? तो दोस्तों, ये शेर जो है वो आतिश का है। किसका है? आतिश का है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला है। ये कहने वाले कौन है? ये शेर किसका है? आतिश का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 5 में है कि किस तरक्की पसंद शायर ने अपनी गज़लों के मजमूए का नाम गज़ल रखा है? अभी पहले ही PYQ में हुआ था कि गज़ल किसका शेरी मजमूआ है। अब यहाँ पे उसी सवाल को घुमा के दे दिया है कि किस तरक्की पसंद शायर ने अपनी गज़लों के मजमूए का नाम गज़ल रखा है। तो वह कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी मजरूह सुल्तानपुरी। इन्होंने अपने गज़लों के मजमूए का क्या नाम रखा है? गज़ल ही नाम रखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमूआ है? फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमूआ है? जज़्बी का है। मोइन हसन जज़्बी का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 7 में है कि गालिब शिकन की हैसियत से कौन शायर मशहूर हैं? गालिब शिकन की हैसियत से कौन शायर मशहूर हैं? तो वो दोस्तों कौन है? यास यागाना चंगेज़ी हैं। कौन है? यास यागाना चंगेज़ी जो मशहूर हैं, गालिब शिकन की हैसियत से भी मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, यास यागाना चंगेज़ी। अगले सवाल नंबर 8 में है कि सूफ़ी शायर की हैसियत से किसको इम्तियाज़ हासिल है? सूफ़ी शायर की हैसियत से किसको इम्तियाज़ हासिल है? देखिए दोस्तों, उर्दू अदब में सूफ़ी शायर की हैसियत से जो सबसे मुमताज़ हैं वो हैं दर्द। कौन है? दर्द। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दर्द नहीं है, तो यहाँ पे जो इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा जो सूफ़ी शायर की हैसियत से मशहूर हैं वो कौन है? असगर गोंडवी हैं। कौन है? असगर गोंडवी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि असगर गोंडवी क्या है? सूफ़ी शायर की हैसियत से इनको क्या है? इम्तियाज़ हासिल है। किसको? असगर गोंडवी को। अगले सवाल नंबर 9 में है कि दर शरह शेर गोयद
दर शरह शेर गोयत किस मसनवी का बाब है? क्या गुलशन इश्क का है, अलीनामा का है, फूलबन का है या कुतुब मुश्तरी का है? तो दोस्तों दर शरह शेर गोयद ये कुतुब मुश्तरी मसनवी का एक बाब है, और मुल्ला वजही ने जो ये बाब उसमें इंक्लूड किया है, उनसे इंक्लूड करने से इनके तनकीदी नज़रियात की वजाहत होती है। किससे? कुतुब मुश्तरी में मुल्ला वजही के इस बाब से। बाब का नाम क्या है? दर शरह शेर गोयद। ठीक, तो यह किस मसनवी का बाब है? वह कुतुब मुश्तरी का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि झेल में किस मसनवी को शाहनामे दक्कन कहा गया है? झेल में किस मसनवी को शाहनामे दक्कन कहा गया है? क्या फतहनामा को कहा गया है, तूतीनामा को कहा गया है, या इब्राहिम नामा को कहा गया, या अली नामा को कहा गया है? तो दोस्तों अली नामा मसनवी को शाहनामे दक्कन भी कहा गया है। किस मसनवी को? अली नामा मसनवी को शाहनामे दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मसनवी सहरुल बयान में किस बादशाह की मदह की गई है? मसनवी सहरुल बयान में किस बादशाह की मदह की गई है? तो वो कौन है? आसिफुद्दौला है। आसिफुद्दौला की मदह की गई है किसमें? मसनवी सहरुल बयान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 12 में है कि ख्वाजा मीर दर्द के भाई ने कौन सी मसनवी लिखी? ख्वाजा मीर दर्द के भाई का नाम क्या है? मीर असर। अब मीर असर ने झेल में कौन सी मसनवी लिखी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? ख्वाब ख्याल। ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? मीर असर की मसनवी। और मीर असर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द के भाई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 13 में है कि सौदा किसके दरबार से वाबस्ता थे? सौदा किसके दरबार से वाबस्ता थे? क्या आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे, बहादुर शाह जफ़र के दरबार से वाबस्ता थे, या सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला? तो दोस्तों आसिफुद्दौला जो जिसके दरबार से वाबस्ता थे वो बादशाह कौन था? आसिफुद्दौला था। कौन थे? आसिफुद्दौला के दरबार से सौदा क्या थे? वाबस्ता थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, किस शायर ने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त और देवमाला को पेश किया है? झेल में कौन सा ऐसा शायर है कि जिसने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त और देवमाला को पेश किया है? क्या वो ज़ौक़ हैं, मोहसिन हैं, या गालिब हैं, या सौदा हैं? तो दोस्तों वो कौन है? मोहसिन काकोरवी, जिन्होंने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त और देवमाला को पेश किया है। कौन है? मोहसिन काकोरवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि उर्दू में किस सिन्फ़ शायरी ने रज़मिया ईपिक की कमी को पूरा किया है? क्या वो मरसिया है, मसनवी है, या कसीदा है, या गज़ल है? तो दोस्तों उर्दू सिन्फ़ शायरी में मरसिया वो सिन्फ़ है जिसने रज़मिया यानी ईपिक की कमी को पूरा किया है। वो कौन सी सिन्फ़ शायरी है? वो मरसिया सिन्फ़ शायरी है जिन्होंने क्या है कि रज़मिया यानी ईपिक की कमी को पूरा किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 17 में है एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। इस शेर में हाली ने किसको खिराज अकीदत पेश किया है? हाली ने इस शेर को यादगार गालिब में नकल किया है, दर्ज किया है। और खिराज अकीदत किसको पेश किया है? गालिब को ही पेश किया है। गालिब के सिलसिले में इन्होंने ये कहा है कि एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। हाली ने किसको खिराज अकीदत पेश किया है? वो मिर्ज़ा गालिब को खिराज अकीदत पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 18 में है कि शौकियाना शायर किसे कहा जाता है? क्या अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है, नज़ीर अकबराबादी को, या मुज़फ़्फ़र खैराबादी को कहा जाता है? तो दोस्तों शौकियाना शायर
नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को शौकियाना शायर भी कहा जाता है। ठीक, शौकियाना को मैंने लुगत में देखा, इसके माने क्या है तो अवाम, क्या है? अवामी शायर, क्या किसको? नज़ीर अकबराबादी को। ये क्या है? ये मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसके? अवाम के। तो अवामी शायर या शौकियाना शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 19 में है कि किसने उर्दू शोरा को अंग्रेज़ी शायरी से फैज़याब होने का मशवरा दिया? उर्दू शोरा को किसने अंग्रेज़ी शायरी से फैज़याब होने का मशवरा दिया है? तो वह कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, जिन्होंने उर्दू शोरा को अंग्रेज़ी शायरी से फैज़याब होने का मशवरा भी दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले सवाल नंबर 20 में है कि सुरूर जहानाबादी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सुरूर जहानाबादी का क्या नाम है? दरगाह सहाय सुरूर जहानाबादी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दरगाह सहाय सुरूर जहानाबादी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 21 में है नज़्म तबातबाई ने किसकी नज़्म का तर्जुमा गोरे गरीबा के नाम से किया? क्या वो शिबली हैं, मिल्टन हैं, या थॉमस गिरे हैं, या विलियम ब्लेक हैं? तो दोस्तों नज़्म तबातबाई ने जो गोरे गरीबा नाम से जो नज़्म लिखी है वो थॉमस गिरे की नज़्म का तर्जुमा किया है। किसकी नज़्म का? थॉमस गिरे की नज़्म का तर्जुमा किया। किस नाम से? गोरे गरीबा के नाम से। गोरे गरीबा के नाम से किसने? नज़्म तबातबाई ने। किसकी नज़्म का? थॉमस गिरे की नज़्म का गोरे गरीबा के नाम से तर्जुमा किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 22 में है कि खाके हिंद किसकी नज़्म है? खाके हिंद किसकी नज़्म है? चकबस्त की। किसकी? ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़्म खाके हिंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जातरी किसकी नज़्म है? जातरी किसकी नज़्म है? मीरा जी की नज़्म है। किसकी नज़्म है? मीरा जी की नज़्म है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि नज़्म रकीब से फैज़ के किस मजमूए में शामिल है? नज़्म रकीब से, ये रकीब से एक नज़्म का नाम है जो कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। ये पूछा जा रहा है कि रकीब से जो नज़्म है वह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के किस शेरी मजमूए में शामिल है? क्या वह ज़िंदान नामा में शामिल है, दस्त सबा में शामिल है, या नक्श फरियादी में शामिल है, या शाम शहर यारा में शामिल है? तो दोस्तों नज़्म रकीब से फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो नज़्म है वो उनके शेरी मजमूआ नक्श फरियादी में शामिल है। किस में शामिल है? नक्श फरियादी में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल नंबर 25 में है, पूछा जा रहा है कि सबरस में नज़र को आबे हयात का पता कौन देता है? सबरस में नज़र को आबे हयात का पता कौन देता है? क्या दिल देता है, हिम्मत देता है, या हुस्न देता है, या इश्क देता है? तो दोस्तों जो सबरस में नज़र को आबे हयात का पता देता है वो कौन है? हिम्मत है। कौन है? हिम्मत ने नज़र को आबे हयात का पता दिया था। किसने? हिम्मत ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बागो बहार का चौथा दरवेश किस मुल्क का शहज़ादा है? क्या अरब का है, यमन का है, चीन का है, या फ़ारस का है? तो दोस्तों बागो बहार का जो चौथा दरवेश है वह कहाँ का है? चीन का शहज़ादा, चीन के मुल्क का शहज़ादा है। चीन मुल्क का शहज़ादा है। कौन? बागो बहार का चौथा दरवेश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 27 में है कि कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? कुंवर उदय भान तो किस दास्तान का किरदार है? रानी केतकी की कहानी का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 28 में है कि जेल में से कौन सा नावल मिर्ज़ा रुस्वा का नहीं है?
शरीफज़ादा ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का है। ज़ात शरीफ ये भी है रुस्वा की नाविल, रुस्वा का नाविल है। इमराओ जान अदा ये भी रुस्वा का नाविल है। लेकिन बगदाद की हसीना दोस्तों ये अब्दुल हलीम शरर की नाविल है। और यही पूछा जा रहा है कि जेल में कौन सा नाविल मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? बगदाद की हसीना ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नहीं है, किसका है? अब्दुल हलीम शरर का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 29 में है कि नाविल गौदान जो कि मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नाविल है में हुरी ने किससे गाय उधार ली थी? हुरी ने किससे गाय उधार ली थी? तो दोस्तों नाविल गौदान में हुरी ने जो गाय उधार ली थी वो भोला से लिया था। किससे लिया था? भोला से लिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 30 में है कि आग का दरिया में नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर की नाविल आग का दरिया में अबुल मंसूर कमालुद्दीन किस दौर की नुमाइंदगी करता है? अबुल मंसूर कमालुद्दीन किसका किरदार है? नाविल आग का दरिया का किरदार है। ये किस दौर की नुमाइंदगी करता है? क्या वह क़दीम दौर की नुमाइंदगी करता है, या मुग़लिया दौर की, या फ़ारूक़ी दौर की, या जदीद दौर की? तो दोस्तों अबुल मंसूर कमालुद्दीन जो है वह मुग़लिया दौर की नुमाइंदगी करता है। किसमें? नाविल आग के दरिया में। नाविल आग का दरिया में किस दौर की? मुग़लिया दौर की नुमाइंदगी करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 31 में है फसाने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? फसाने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो टोटल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितनी जिल्दों पर? 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 32 में है नज़ीर अहमद के किस नाविल में कलीम रोज़े महशर का ख्वाब देखता है? क्या फसाना मुतला में देखता है, तौबतुन नसू में देखता है, बनातुन नाश में देखता है, या रोयाए सादिक़ा में देखता है? तो नज़ीर अहमद का नाविल तौबतुन नसू में कलीम रोज़े महशर का ख्वाब देखता है। किस नाविल में? तौबतुन नसू में। ठीक, तौबतुन नसू में। ये किसकी नाविल है? ये की चारों नाविल किसकी है? ये नज़ीर अहमद की नाविल है। लेकिन पूछा जा रहा है कि कलीम रोज़े महशर का ख्वाब किस नाविल में देखता है? तो वो तौबतुन नसू में देखता है। किसमें? तौबतुन नसू में देखता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 33 में है कि इस्मत चुगताई के भाई का क्या नाम है? इस्मत चुगताई के भाई का क्या नाम है? अजीम बैग है। क्या है? अजीम बैग। और इस्मत चुगताई ने अजीम बैग का एक खाका लिखा दोज़खी के नाम से, इन्हीं के ऊपर इन्हीं का खाका लिखा है। किसका? अजीम बैग का खाका। किसने? इस्मत चुगताई ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। जेल में कौन सा अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का है? इन चारों अफसानों में कौन अफसाना है जो ख्वाजा अहमद अब्बास का है? नमक का दरोगा ये तो मुंशी प्रेमचंद का है। अबाबिल ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। महालक्ष्मी का पुल कृष्णचंद का है। नया कानून ये सादत हसन मंटू का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अबाबिल किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। ठीक, सवाल नंबर 35 में है कि जेल में से कौन सा अफसाना निगार पार्लियामेंट का मिंबर था? जेल में कौन अफसाना निगार पार्लियामेंट का मिंबर रहा है? वो कौन है? हयातुल्लाह अंसारी है, जो पार्लियामेंट के मिंबर भी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बेदी के किस अफसाने में मग़विया औरत का किरदार मिलता है? मग़विया औरत का किरदार मिलता है तो वो दोस्तों किस अफसाने में? लाजवंती अफसाने में क्या है? मग़विया औरत का किरदार मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 37 में है कि ड्रामा अनारकली के दूसरे बाब का उन्वान क्या है? ड्रामा अनारकली में टोटल 3 बाब हैं। पहले बाब का नाम इश्क है, दूसरे बाब का नाम रक्स है, तीसरे बाब का नाम मौत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली के दूसरे बाब का नाम क्या है? वह है रक्स। क्या है? रक्स। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 में है कि खूबसूरत बला किसका ड्रामा है?
खूबसूरत बला किसका ड्रामा है? आगा हर्ष काश्मीरी का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? आगा हर्ष काश्मीरी का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि जेल में से सबसे ज़्यादा किस ड्रामे को स्टेज किया गया है? क्या आगरा बाज़ार को, अनारकली को, पर्दे गफलत को या खेती को? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में वो ड्रामा जिसको सबसे ज़्यादा स्टेज किया गया है वो कौन है? आगरा बाज़ार है। कौन है? आगरा बाज़ार को सबसे ज़्यादा स्टेज किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 40 में है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था? क्या गाज़ीपुर में, बनारस में, गाज़ियाबाद में या मुरादाबाद में? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर शहर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम 1862 ईस्वी में किया था। किस सन में? 1862 ईस्वी में। कहाँ पे? गाज़ीपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 41 में है कि पतरस बुखारी ने अपने किस मज़मून में बाइसिकल का जिक्र किया है? बहुत बार इम्तिहानात में पूछा जा चुका सवाल है। पतरस बुखारी ने अपने किस मज़मून में बाइसिकल का जिक्र किया है? तो दोस्तों वह मरहूम की याद में। किस में? मरहूम की याद मज़मून में बाइसिकल का जिक्र किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 42 में है कि सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम किस नक्कात की तसनीफ़ है? तो दोस्तों वो किसकी है? अल्लामा शिबली नोमानी की है। किसकी है? सफ़रनामा रूमो मिस्रो शाम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। किसका है? अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 43 में है कि किसने अपनी खुद नविश्त में माशूकों का जिक्र बड़ी बेबाकी से किया है? वह कौन से अदीब हैं जिसने अपनी खुद नविश्त में माशूकों का जिक्र बड़ी बेबाकी से किया है? क्या वह अख्तरुल ईमान है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं या शकीलुर रहमान है या जोश मलियाबादी हैं? तो जोश मलियाबादी ने अपनी खुद नविश्त यादों की बारात में माशूकों का जिक्र बड़ी बेबाकी से किया है। किसमें? जोश मलियाबादी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 44 में है अरस्तु किसका शागिर्द था? अरस्तु किसका शागिर्द था? तो वो अफलातून का शागिर्द था। किसका शागिर्द था? अफलातून का शागिर्द था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 45 में है कि अदब का मकसद सिर्फ इंबसात अता करना है। इंबसात अता करना है, ये किस तनकीदी नज़रिए का बुनियादी उसूल है? अदब का मकसद सिर्फ इंबसात अता करना है, ये किस तनकीदी नज़रिए का बुनियादी उसूल है? तो दोस्तों ये रूमानवी तनकीद का बुनियादी उसूल है। किस तनकीद का? बुनियादी उसूल का क्या है? क्या रूमानवी तनकीद का बुनियादी उसूल है। क्या? अदब का मकसद सिर्फ इंबसात अता करना है, ये रूमानवी तनकीद का बुनियादी उसूल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 46 में है कि अदब बराए अदब के हामी अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रख कर करते हैं? अदब बराए अदब के हामी अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रख कर करते हैं? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि फ़नी और जमालियाती कदरों को ध्यान में रखकर करते हैं, इखलाकी और समाजी कदरों को ध्यान में रखकर करते हैं, या माशी और अवामी कदरों को या सियासी और माशी कदरों को ध्यान में रखकर मुताला करते हैं, अदब का मुताला करते हैं। दोस्तों तो अदब बराए अदब के जितने भी हामी हैं वह अदब का मुताला क्या है? फ़नी और जमालियाती कदरों को ध्यान में रखकर अदब का मुताला करते हैं। ठीक, तो अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रखकर करते हैं? फ़नी और जमालियाती बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रखकर करते हैं। कौन लोग? अदब बराए अदब के हामी लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 47 में है कि कलीमुद्दीन अहमद किस तरह की तनकीदी नज़रियात के अलमबरदार हैं?
क्या तासुराती तनक़ीद के हैं, अमली तनक़ीद के हैं, या जमालियाती तनक़ीद या नफ्सियाती तनक़ीद? तो कलीमुद्दीन अहमद दोस्तों ये अमली तनक़ीद नज़रियात के अलमबरदार माने जाते हैं। कौन सी तनक़ीद के? अमली तनक़ीद के अलमबरदार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 48 में है कि किस सन में उर्दू को अदालती ज़बान बनाया गया? किस सन में उर्दू को अदालती ज़बान बनाया गया? तो दोस्तों 1835 ईस्वी में उर्दू को अदालती ज़बान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 49 में पूछा जा रहा है कि खालिस फ़ारसी हरूफ की निशानदेही कीजिए। खालिस फ़ारसी हरूफ की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पे, चे, गाफ, जे, ये खालिस क्या है? फ़ारसी हरूफ हैं। कौन से? पे, चे, गाफ और जे, ये चार के चारों ऐसे हरूफ हैं जो खालिस फ़ारसी हरूफ हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 50 जो कि आखिरी सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान किस बोली का साफ़ सुथरा निखरा और शुस्ता अदबी रूप है? उर्दू ज़बान किस बोली का साफ़ सुथरा निखरा और शुस्ता अदबी रूप है? तो दोस्तों वह किस का अदबी रूप है? खड़ी बोली का अदबी रूप है। उर्दू ज़बान किस बोली का साफ़ सुथरा निखरा और शुस्ता अदबी रूप है? तो वह खड़ी बोली का साफ़ सुथरा निखरा और शुस्ता अदबी रूप है। किस बोली का? खड़ी बोली का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।